कह रहा थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर नंबर्स आर लाइक इन अ सर्टेन वे एंड वन इज डिफरेंट, पिक द नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, तो हमें बताना है कौन सा ऑड है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा गया है वहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है। पहला ऑप्शन है 338 है ना, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 217, फिर लिखा हुआ है 28 और फिर लिखा हुआ है 65। अगर आप इन नंबर्स को थोड़ा क्लोजली मॉनिटर करें तो आपको ये दिखता है सर कि 65 जो है वो क्या है सर 4 का क्यूब प्लस 1 है। ठीक है, 28 देखिए क्या है सर ये 3 का क्यूब प्लस 1 है। उसी तरीके से जो 217 है ये क्या है बोलिए 6 का क्यूब प्लस 1, सारे के सारे क्यूब प्लस 1 चल रहे हैं। बट जब आप 338 की बात करते हैं तो ये 7 का क्यूब जो कि 343 होता है उसमें से 5 माइनस करके 38 आता है। ठीक है, तो सब में जब प्लस वन ही प्लस वन का कंसेप्ट चल रहा है तो इसका मतलब इसमें कौन सा ऑड है सर। पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो गया ऑप्शन नंबर ए और यही आप सबका भी आंसर रहा होगा। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लगा दिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छा, हमें बताना है इसमें से कौन सा अलग है हमने। ठीक है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है और क्लासिफिकेशन में अल्फाबेट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है आर क्यू एस टी। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है एफ जी एच जे। तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है एम एल एन ओ। ठीक है, और फिर लिखा हुआ है सी बी डी। कुछ दिखा भाई? बिल्कुल सर, दिख चुका है। क्या दिखा? देखिए क्यू आर एस टी है ना, तो पहले इसको पढ़ा फिर इसको पढ़ा फिर इसको पढ़ा फिर इसको पढ़ा, एक सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, क्यू आर एस टी। देखिए आगे एफ जी एच जे ये नहीं बन रहा, देखिए बाकी सब में देखिए एल एम एन ओ ये भी बन रहा है। उसी तरीके से बी सी डी बोलिए। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें कौन सा वर्ड है सर, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये था सभी का। चलिए कंप्यूटर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हमें पता करना है कि इसमें से कौन सा नंबर नेक्स्ट प्लेस पे आएगा। इसको हम बोलते हैं नंबर एनालॉगी का क्वेश्चन। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है 130 के बाद लिखा है 154, फिर उसके बाद लिखा हुआ है 178 और नेक्स्ट प्लेस पे आपको नंबर पता करना है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि नंबर एनालॉगी में कई बार ऐसे कंसेप्ट भी आपको बताए जाते हैं जिसमें जैसे यहाँ पे जो नंबर लिखा गया वो स्क्वायर क्यूब के आसपास होता है। ठीक है, तो बस आपको स्क्वायर क्यूब के आसपास इसको बना के देखना है कैसे बन सकता है। देखिए 130 तो आपका 5 का क्यूब प्लस 5 के हिसाब से बन जाएगा, बट ये क्यूब के पार्ट में नहीं बनेगा, ये स्क्वायर के पार्ट में बन सकता है। कैसे? तो हम इसको ऐसे जूम करते हैं सर, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया आपसे, 11 का स्क्वायर प्लस 9 कर दिया तो 130 आ गया। बोलिए उसी तरीके से 144 को लाना है तो बोलिए 12 का स्क्वायर 144 और कितना ऐड कर दिया 10 ऐड कर दिया, यहाँ 9 ऐड किया यहाँ 10 ऐड किया। जरा देखते हैं यहाँ पे कहानी क्या है। 178 इमेजिन करिए सर, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 9। बोलिए इसका मतलब अगली बार क्या होगा सर 14 का स्क्वायर प्लस 10 और 14 का स्क्वायर 196 प्लस 10 कर दीजिए 206 है क्या 206 ऑप्शन में? बिल्कुल है सर। इसका मतलब थर्ड का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप इसको ऐसे बना सकते हैं जिससे मैंने 12 का स्क्वायर शुरू किया तो आप 12 का स्क्वायर 144 उसमें से 40 माइनस करके इधर 50 माइनस करके ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने स्पीडली इस क्वेश्चन को कम से कम वैल्यू को लीस्ट वैल्यू को ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके आप इस नंबर को बना सकते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर क्यूब के बेस पे बनने वाले क्वेश्चंस की खासियत होती है। समझ में आ गया सभी को? चलिए कंप्यूटर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा। देखें एक सीरीज दी गई अल्फा वर्टिकल का क्वेश्चन है, हमें इसमें पता करना है कि इसमें से कौन सा इस प्लेस पे जो मिसिंग है उसको फिल करने हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है डबल ए लिखा हुआ है, फिर उसका ब्लैंक है, फिर उसके बाद ए है, फिर उसके बाद बी है। ठीक है, फिर उसके बाद डबल ब्लैंक है। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रिपल ए है, ट्रिपल ए के बाद एक सिंगल ब्लैंक है, फिर उसके बाद ए है ना। ठीक है भाई, यही था। चलिए, तो मुझे सब पता करना है। तो देखिए सीरीज आपकी किसकी बन रही है, ए बी की सीरीज बन रही है। ठीक है, लेकिन ए बी सर यहाँ पे तो है, लेकिन आगे यहाँ पे सीरीज क्या हो रहा है देखिए, यहाँ ए इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब सबसे पहले आप यहाँ पे अगर ए फिल करते हैं तो देखिए क्या सीरीज बनी 4 टाइम्स ए और फिर उसका क्या आ गया एक बी आ गया। फिर देखें तो सर 4 टाइम्स ए नहीं लेकिन 5 टाइम्स ए, फिर उसका क्या आ गया बी आ गया। तो पहली वैल्यू क्या आई सबसे पहले आपके पास, सबसे पहले वैल्यू है सर। तो सीरीज क्या चल रही है, सीरीज कुछ ऐसी चल रही है कि पहले रहा होगा ए बी, फिर उसके बाद डबल ए बी, फिर उसके बाद ट्रिपल ए बी,
फिर उसके बाद 4 टाइम्स ए, फिर उसके बाद बी, फिर उसका 5 टाइम्स ए, फिर उसके बाद बी। मैंने कहा था ना सीरीज आपकी कहीं से भी शुरू हो सकती है और कहीं से भी आगे चल के खत्म हो सकती है, ठीक है। तो ना सीरीज की स्टार्टिंग पॉइंट का पता ना तो एंड पॉइंट का पता, तो क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है। अगर आगे चल के आपको दिखता है कि लेटर्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज होगी, और यहाँ पे बी इंक्रीज नहीं हो रहा, सिर्फ ए इंक्रीज हो रहा है, तो आपका जो आंसर होगा वो ट्रिपल ए बी होगा। और ट्रिपल ए बी किस ऑप्शन लिखा हुआ है सर? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। इसका मतलब चौथे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बेटा जी अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, मुझे ये बताना इसमें कौन सा फिगर एम्बेडेड है। ये तो क्वेश्चन ओरल सॉल्व होगा। देखिए पहला फिगर खोजिए, पहला फिगर है क्या एम्बेडेड? नहीं सर, फर्स्ट फिगर तो एम्बेडेड नहीं है। सेकंड वाला देखिए ऑप्शन नंबर बी, बी भी एम्बेडेड नहीं है। सी वाले को देखिए, हाँ बिल्कुल सर, सी जो है क्लियरली विजिबल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो फिगर आपका इस तरह देखिए, यहाँ पे जो बीच में आपका एक स्क्वायर बन रहा है ना, और बीच में स्क्वायर के साथ साथ नीचे देखिए एक ऐसी लाइन बनी हुई है, ठीक है। इसका मतलब कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये था सभी का। चलिए बेटा जी अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। ये तो होपफुली सबका सही है। अच्छा, मुझे इसे पता करना है इसमें कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। चलिए भैया, जो तरीका आपको सिखाया गया था त्रिभुज को गिनने का, मैंने कहा था कुछ चीज़ों में बेसिक काम करता है और कुछ चीज़ों में फॉर्मूला काम करता है, बट बेसिक जो है वो लगभग सभी क्वेश्चन पे काम करेगा। छोटा सा क्वेश्चन है, आपको याद होगा कि इस तरह का फॉर्मेट मैंने आपको सिखाया था कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन बने तो इसमें टोटल मिला कितने ट्रायंगल्स होते हैं? आपके आंसर 3 ट्रायंगल्स होते हैं। बोलिए, यही था। अब आप जरा इधर देखें तो इसमें कितने हैं सर? इसमें भी 3 है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो आपको कॉमन पार्ट है, वो गिन लिया गया है। तो 3 और 3 6, उसमें से अगर इस वाले को हम हटा दें तो कितने बच गए बताइए? 5 हो गए, बोलिए, है ना। और फिर उसके बाद और इसमें कोई बचा क्या? नहीं सर, ये वाला भी काउंट हो गया, इसके साथ ये वाला भी काउंट हो गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 5 किस ऑप्शन लिखा हुआ है? तो 6 का जो आंसर हो जाएगा सर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोलिए, अगर वैसे आपको काउंट करना है तो ऐसे काउंट कर लीजिए सर। ये 3 है तो पहले आप सिंगल वाले को काउंट करेंगे, तो सिंगल वाले कितने हैं सर? 3 हो गए, अलग अलग है ना। फिर उसका 2-2 पार्ट मिला के अगर काउंट करें तो सर 1 2 को मिलाया, बोलिए 1 2 को मिला के एक बन गया, और एक क्या बन गया? 2 3 को मिला के बन गया, है ना। अब कोई भी 3 पार्ट मिला के, लेकिन तीनों को मिला के तो बनेगा नहीं, तो 3 और एक 4 और एक 5, ऐसे भी आप इंडिविजुअली भी इसको काउंट कर सकते हैं। दोनों ही केस से आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया फंडा? चलेगा बेटा जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है? डायरेक्शन का देखिए क्वेश्चन आया आपके सामने, कह रहा है एक मैन का फेस ईस्ट की तरफ है, ठीक है। वो 45 डिग्री एंटी क्लॉक टर्न करता है, फिर क्लॉकवाइज टर्न करता है। और आपको याद होगा ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने तरीका आपको क्या सिखाया था? तरीका आपको ये सिखाया गया था कि जो भी सारे क्लॉकवाइज की वैल्यू सबको एक साथ लिख दीजिए, सारे एंटी क्लॉक की वैल्यू एक साथ लिख दीजिए, और उसके भी आप डिफरेंस निकाल के देखिए क्वेश्चन का सीन क्या बन रहा है। तो चलिए भैया, सारे क्लॉकवाइज को, सारे एंटी क्लॉक को हम अलग अलग पहले लिख लेते हैं। पहले क्या किया था? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 एंटी क्लॉकवाइज, है ना। फिर मुझसे क्या कह रहा है? 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। लो भैया, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया, है ना। फिर मुझसे क्या कह रहा है? देन 225 डिग्री क्लॉकवाइज, 225 डिग्री क्लॉकवाइज। मैंने कहा तो जो वैल्यू इससे ज़्यादा रही उसको लिख लिख के ऐड कर दीजिए, और जब आप इसको ऐड करेंगे फिर दोनों का जब डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस कितना आ गया सर? 0 डिग्री। अगर यहाँ कोई डिफरेंस आता तो आप उसको उसी वैल्यू के साथ टर्न करते। अगर यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि जो पर्सन का स्टार्टिंग का फेस था, स्टार्टिंग का फेस किधर था? ईस्ट में था। इसका मतलब सारी टर्निंग करने के बाद भी फाइनली अभी भी वो उसका फेस किधर होगा? ईस्ट में ही होगा। और ईस्ट देखिए किस ऑप्शन लिखा हुआ है सर? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही स्पीड के साथ आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन मुझे स्पीड और चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है। अच्छा, वेन डायग्राम बनाना है, जल्दी से इसका आंसर बताइए सभी लोग। ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। और क्या बताया गया था? सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले खोजते हैं किसका कंसेप्ट? बोलिए, नो का। नो नहीं होता तो फिर ऑल का, ऑल नहीं होता तो फिर सम का, ठीक है। तो चलिए बताइए, क्या इन तीनों में क्या किसी भी दो के बीच में नो बन सकता है क्या? पेन, पेंसिल और स्टेशनरी। हाँ बिल्कुल सर, पेन और पेंसिल के बीच में सर नो का कनेक्शन है। कोई पेन पेंसिल नहीं है, कोई पेंसिल पेन नहीं, ठीक है। अब जरा बात करते हैं स्टेशनरी की, तो आप कहेंगे सर सारी स्टेशनरी तो पेन नहीं होती, लेकिन सारी पेन स्टेशनरी होती है। सारे स्टेशनरी पेंसिल तो नहीं होती, लेकिन सारी पेंसिल भी स्टेशनरी होती है। इसका मतलब कि स्टेशनरी का जो पार्ट होगा वो इस तरीके से ऑल के साथ शो कर जाएगा। देखिए किस ऑप्शन लिखा हुआ है सर? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलेगा बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। ये भी हमारा ओरल बनना चाहिए। जल्दी बताइए, फिगर कंप्लीशन का टॉपिक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इसके पार्ट को फुल कर सकेगा, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन आ सकता है। देखिए यही बना देते हैं, ऑनलाइन स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन है। 2 सर्किल का पार्ट, बोलिए,
है ना। सर्कल के 3 पार्ट बन चुके हैं, चौथा पार्ट यहाँ से कवर कर जाएगा। उसका देखिए ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, और वो ट्राइंगल देखिए अटैच भी कर रहा है, बोलिए, है ना। एक पार्ट ये अटैच करके, लेकिन जो अंदर वाला है वो नहीं अटैच कर रहा है, इसका मतलब एक पार्ट आपका ऐसे होगा। देखिए किस ऑप्शन लिखा हुआ है ये सर, ऑप्शन नंबर डी में बन रहा है, ठीक है, और डी में है तो इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया भाई ऑप्शन नंबर डी। क्या सबका यही था? बोलिए, चलिए कंप्लीट कीजिए अगला क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है पेपर। पेपर के लिए इन्होंने सिंबल्स के फॉर्म में कुछ ये यूज की, क्या क्या यूज किया, @ और मैंने कहा था कि जब भी कुछ ना समझ में आए तो उसी के नीचे उसके कोड को लिख दीजिए जो सिंबल्स के फॉर्म में देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, हैश लिखा हुआ है, फिर उसका एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है, ठीक है। फिर उसका ऐसे ही एम का लिखा हुआ है, ठीक है, एम का क्या क्या लिखा हुआ भैया सर, एक ऐसा सिंबल है, देन क्वेश्चन मार्क है, और फिर उसका एस्ट्रिक का सिंबल है। बोलिए हो गया। तो इन दोनों के बेस पे आपसे क्या पूछा है बताइए, हमसे पूछा है सर पैम्पर का कोड क्या होगा, पैम्पर का कोड, ठीक है। तो एक चीज तो आप देख रहे होंगे कि जब भी कभी आपको सिखाया गया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस वर्ड का कोड पूछा गया है अगर इसके सारे के सारे लेटर्स गिवन वर्ड में पहले से अपीयर हैं तो जिसके लिए जिस प्लेस पे जो सिंबल्स लिखा हुआ होता है वही उसका एज इट इज कोड हो जाता है, ठीक है। तो आइए चेक करिए, पी के लिए इन्होंने क्या यूज किया सर, पी 3 जगह पे था, तीनों जगह पे @ था, सबसे पहले हमने @ लिख दिया। @ किस ऑप्शन में सर, @ तो सारे ऑप्शन में, अरे वाह वेरी गुड। चलिए ए के लिए क्या लिखा सर, इस तरह का सिंबल है, फिर उसका एम लिखा हुआ है, एम के लिए एस्ट्रिक है, फिर उसका पी लिखा हुआ है, पी के लिए फिर से अगेन @ आ जाएगा। ई के लिए देखिए, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा, हैश हो गया, और आर के लिए क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन का चिन्ह, ठीक है। तो आइए देखिए किस ऑप्शन लिखा हुआ है, हैशटैग के साथ एक्सप्लेनेशन का चिन्ह। सर पहले @ है, फिर उसके बाद ये सिंबल है, ठीक है, फिर उसके बाद एस्ट्रिक का सिंबल है, एस्ट्रिक का सिंबल। ऑप्शन नंबर देखिए 10 का कौन सा है, बोलिए ऑप्शन नंबर सी, ए। 10 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ए में ही है ना, @ है, फिर येलो सिंबल है हाइफन का, फिर उसका एस्ट्रिक है, फिर @ है, हैशटैग और इसके साथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इसका ना ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए। तो चलिए 10वें का आंसर ये था सभी का। चलिए कंप्लीट अगला क्वेश्चन लगा रही जल्दी से, अब हमें थोड़ा चाहिए स्पीड। आइए भैया देखते हैं क्या लिखा हुआ है सर, 68 लिखा हुआ है, 68 के बाद क्या लिखा हुआ है 30। हमें करना है कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कॉमन प्रॉपर्टी जरा इन दोनों में सेलेक्ट करिए कि क्या कहानी बन सकती है। मैंने बताया था आपकी आजकल रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं कई सारे जो स्क्वायर क्यूब के आसपास होते हैं लेकिन आपको पता नहीं चल पाता, ठीक है। अब इतना मैंने हिंट दे दिया, अब तो जरा आंसर बता के देखिए भैया क्या हो सकता है। नहीं बना, चलिए देख लेते हैं। सर ये 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब कितना होता है, बोलिए 64 + 4। उसी तरीके से 3 का क्यूब + 3। सही चल रहा मामला। इसी तरीके से आपको खोजना है कि जिस नंबर का क्यूब उसी नंबर से एडिशन भी चल रहा है और कॉन्जिक्यूटिवली डिक्रीजिंग ऑर्डर में। चलिए इसको देखते हैं, 350 49 सेलेक्ट करिए ऑप्शन में। 350 कैसे आ सकता है सर, 7 का क्यूब करके 343 + 7 करने पे 350 आ सकता है, लेकिन आगे फिर क्या होना चाहिए था, इसके एक कम करके, है ना। तो क्या होना चाहिए था 6 का क्यूब करके +6, लेकिन वहां 49 लिखा है, इसका पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन 222 लिखा हुआ है और फिर उसका 131 लिखा हुआ है। 222 कैसा आ सकता है सर, 6 का क्यूब करके हमने 6 ऐड किया तो 222 आ गया। तो यहाँ क्या आना चाहिए, उसी भी यहाँ पे देखिए सर 5 का क्यूब करके +5, जिस नंबर का क्यूब उसी नंबर से तो ऐड कर रहे हैं। तो 5 का क्यूब सर 125 + 5 ऐड करने पे 130 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 131 लिखा है, इसका आंसर सेकेंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगला चेक करिए सर, 125 है, फिर उसके बाद 27 है। ये तो 5 का क्यूब करके +5 होना चाहिए था, लेकिन ये तो पूरा पूरा क्यूब ही लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जितने लोगों का आंसर आया है बहुत बेहतरीन, जिनका नहीं आया देख लीजिए क्या किया गया सर, 8 का क्यूब किया, 8 का क्यूब 512 + 8 ऐड कर दिया गया। तो इसी बिहाफ पे अगला क्या होगा बताइए, 7 का क्यूब +7, 7 का क्यूब 343 + 7 कर दिया तो 350 आ गया। इसका मतलब कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्क्वायर क्यूब टेबल। ये 3-4 चीजें तो भैया पूरी तरह से याद कर लीजिए अगर आपको कमांड करना है ऐसे टॉपिक्स में तो। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 12 लगा दीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा मुझसे करें इसमें से कौन सा अलग है, हाँ क्या क्या दिया गया है देखिए।
श्रब है, झाड़ी है, ट्री है, पेड़ है, क्रीपर है, लता है, ठीक है। तो जाहिर से सारे सारे एक पेड़ के ही उसके पार्ट है, झाड़ियों के पार्ट है, ठीक है। लेकिन ग्रो जो है, उगाना है, वो उसका एक पार्ट नहीं है। इसका मतलब कि उसका कोई लिंक नहीं है इससे, तो इसका मतलब 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलेगा मेरे अगला क्वेश्चन 13th, आधा पेपर सॉल्व हो गया भैया मेरा। अच्छा, मुझसे कह रहा है इस कितने क्यूब्स इनको गिनना है। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कुछ मत करिए, बहुत आसान तरीका है क्या, कि जो इसके एजेस पे जितने क्यूब्स होंगे बस उसको काउंट कर लीजिए। लेंथ पे कितने क्यूब्स हैं, ब्रेथ पे कितने क्यूब्स हैं और हाइट पे कितने क्यूब्स हैं, ठीक है। उसी बिहाफ पे हम टोटल पता कर लेंगे, टोटल मिला के कितने क्यूब्स हैं। जरा चलिए भैया जरा देखिए कि इस साइड में कितने दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे सर 1 2 3 4 5 6, सर यहाँ पे दिख रहा है मुझे 6। बोलिए अब जरा इधर एज पे देख लीजिए, एज पे कितने दिख रहे हैं सर, 1 2 3 4 5 6, सर यहाँ भी 6 दिख रहे हैं, है ना। और जरा ऊपर देख लीजिए, ऊपर साइड में कितने दिख रहे हैं, इधर साइड में सर 1 2 3 और 4, है ना। ये दिखा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 × 6 × 4, 6 6 36, 36 × 4 कर दिया 144, है किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। जो उसकी लेंथ हो, लेंथ पे जितने क्यूब्स हो, जितने ब्रेथ पे क्यूब्स हो और जितने हाइट पे क्यूब्स हो, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही वैल्यू आपको पता चल जाएगी कि हाँ सर पर्टिकुलर टोटल मिला के कितने क्यूब्स होंगे। क्लियर फंडा। चलिए कंप्लीट अगला क्वेश्चन। ये तो एनालिटिकल रीजनिंग होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड करिए। अच्छा, सिलॉग का देखिए क्वेश्चन आया है, इसको तो बनाइए भैया, ये तो गलत नहीं होना चाहिए। इस बार 25 से 25, पिछली बार टेस्ट में कई लोगों ने बोला था कि सर अगले टेस्ट में 25 से 25 आएगा, आपकी स्पीड तो नहीं बता रही है। और अभी जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं लेकिन वो पोस्ट नहीं कर रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, मुझे पता नहीं चल पा रहा कि आपका आंसर आ भी रहा है नहीं। तो लाइव चैट का वहाँ पे जो ऑप्शन लिखा हुआ है उस पर अपने आंसर्स को कोड करिए, जिससे मुझे पता चलता रहे कि हाँ भाई कितने लोग आंसर को कोड कर पा रहे हैं और कितने नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप ओरल इसको सिर्फ देख रहे हैं तो भैया उतना फायदा नहीं मिलेगा जिस स्पीड के साथ बाकी सारे लोग आंसर को दे रहे हैं। आप भी कोशिश करिए कि आप भी उसी स्पीड के साथ सबसे पहले आपका आंसर आना चाहिए। बस यही होड़ है, इसी को हम कॉम्पिटिशन कहते हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़, है ना, वही तो कंपटीशन है। चलिए भाई जरा देखते हैं क्या कह रहा है इसका आंसर। अच्छा, मेरे बात करते करते बाकी सबका आंसर भी आ गया। चलिए भैया मैं भी निकाल लेता हूं। क्या कह रहा है, सारे जो प्लांट है वो क्या है, ट्री है, सारे प्लांट ट्री है। बोलिए वेन डायग्राम। फिर कह रहा है कोई ट्री ग्रीन नहीं है, कोई ट्री ग्रीन नहीं है। एरो बनाना है, याद है, एरो बना के क्रॉस करना तभी नेगेटिव कहलाएगा। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है मैं सबसे पहले आपको क्या बताता हूं कि सर सबसे पहले ये देखना है कि नेगेटिव किसके किसके बीच में है। सर नेगेटिव है ट्री और ग्रीन के बीच में, ट्री का कोई पार्ट ग्रीन नहीं है और ग्रीन का कोई पार्ट ट्री नहीं है। और प्लांट का सारा पार्ट किसके पास है, ट्री के पास है। तो जाहिर सी बात है कि प्लांट का कोई पार्ट ग्रीन भी नहीं होगा और ग्रीन का कोई पार्ट प्लांट नहीं होगा। इसका मतलब इस बार डाउट वाली सिचुएशन नहीं है, यहाँ सबका लिस्ट सबके साथ कुछ ना कुछ कंफर्म है, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन क्या कह रहे हैं सर, पहला कंक्लूजन कह रहे हैं कुछ प्लांट ग्रीन है। बताइए प्लांट और ग्रीन में जब नेगेटिव रिलेशन है भैया तो पॉजिटिव का है बोल रहा है ना, इसका मतलब पहला कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। और दूसरा क्या कह रहा है कि वो प्लांट जो ट्री नहीं है, कह रहा है वो प्लांट जो ट्री नहीं है, सारे जब प्लांट ट्री ही है, कह रहा है कि वो ग्रीन नहीं है, है ना। तो सारे जो प्लांट ट्री हैं, कह रहा है वो ग्रीन नहीं है, इसका मतलब कि सारे प्लांट जो ट्री, दोज प्लांट विच आर नॉट ट्री, सारे प्लांट जब ट्री के अंदर ही हैं तो उनका ग्रीन नहीं होना तो कंफर्म है। इसका मतलब ये तो पॉजिटिव सेंस में कह रहा है कि वो जो प्लांट का कुछ पार्ट, जो प्लांट का जो भी पार्ट कह रहा है ट्री नहीं है, उसका ग्रीन होना कंफर्म है। तो जब इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है तो ये पॉजिटिव क्यों बोल रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि दोनों कंक्लूजन गलत होंगे। और किस ऑप्शन लिखा हुआ है सर, लिखा हुआ है डी में, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। आपको क्या बताना है, select the correct mirror image of the given figure when the mirror is placed to the right of the figure। ठीक है, क्या कह रहा है मुझसे, मिरर इमेज निकालने के लिए बोल रहा है। मिरर इमेज में क्या बताया गया था, याद करिए सर, लेफ्ट वाली चीज राइट में, राइट वाली चीज लेफ्ट में, उसके साथ साथ टॉप वाला टॉप पे ही रहेगा और बॉटम वाला बॉटम पे। तो देखिए मुझे दिख रहा है क्लियरली कि लेफ्ट राइट पे, राइट लेफ्ट पे। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा सर, मेरे हिसाब से तो आ गया कि इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आपके हिसाब से ये आंसर है, बोलिए। चलिए कंप्यूटर अगला क्वेश्चन लगा रहे, सबका आंसर आ चुका है। 16 क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा एक से नेक्स्ट प्लेस पे आएगा। एनालॉजी का देखिए क्वेश्चन आया है आपके सामने, लेट्स सी कि आपका आंसर क्या बनता है। सर MNOP है, फिर उसके बाद LONQ है ना। उसी तरीके से आगे के दो वर्ड और हैं, तो पहले इसमें रिलेशन क्लियर कर लेते हैं। सर M से L -1, N से O +1, O से N -1, P से Q +1 बन जाएगा। चलिए देखिए अगला क्या है, FGHI।
FGHI। चलिए सबसे पहले क्या था, -1 करिए, क्या आ जाएगा E, और E से देखिए कोई ऑप्शन है क्या सर, 2 ऑप्शन है। सेकेंड प्लस में देखिए G लिखा है, H उसी से क्लियर हो जाएगा। फिर क्या किया था, +1, G से +1 करिए, क्या आ जाएगा सर, G के बाद H। जैसे ही बोला EH तो EH से रिलेटेड देखिए ऑप्शन क्या लिखा है, D। इसका मतलब 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा आंसर वहां पे आप निकालें, बिल्कुल वैसे ही मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करवा रहा हूं जैसे आपको एग्जाम में भी ट्राई करना है। ये मत सोचिएगा कि हाँ आंसर निकल गया सर ने तो पूरा सॉल्व कराया नहीं। अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सेम होगा, बट क्यों टेंशन लेना, क्यों पंगा लेना जब आपका आंसर पहले ही बन चुका है। ठीक है, मैं तो इतना कर भी रहा था, कुछ लोगों का आंसर तो पहले भैया वहां पे आ गया, तो बाकी सबको क्लियर हो गया। चलिए कंप्यूटर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। 17th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, रिलेटेड है एनालॉजी का है, वर्ड एनालॉजी का है। कह रहा सिनेमा इज रिलेटेड टू ऑडियंस, कह रहा सिनेमा का जो संबंध दर्शकगण से है उसी प्रकार चर्च का संबंध क्या होता है। सिनेमा हम कौन जाते हैं, सिनेमा किस लिए जाते हैं, दर्शकगण जाते हैं वहां पे मूवी देखने के लिए। उस तरह चर्च में हम किस लिए जाते हैं, एकाग्रता करने के लिए जाते हैं। ठीक है, एकाग्र होने के लिए। तो 17 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए कंप्यूटर अगला क्वेश्चन, ये तो ओरल बन गया हमारा। ठीक है, एक इक्वेशन देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है और आपको पता करना है इसमें से कौन सा सही इक्वेशन को शो करेगा। 8 लिखा है भैया, मल्टीप्लाई 6 लिखा है, +4 लिखा है, इज इक्वल टू क्या लिखा है, 52 लेके आना है। ठीक है, तो मुझसे कह रहा है इसमें से किसको इंटरचेंज कर दें जिसके बिहाफ पे वैल्यू 52 आ जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन ये क्या कह रहा है, कह रहा है मल्टीप्लाई प्लस को इंटरचेंज कर दो, मल्टीप्लाई प्लस को इंटरचेंज कर दो, और उसके साथ साथ किसको इंटरचेंज कर दो, 8 और 52 को। अरे वाह, 8 और 52 मतलब यहाँ पे आ जाए 52 और यहाँ पे आ जाए 8। बाकी किसी और सिंबल को और किसी नंबर की छेड़खानी नहीं करनी है। अब देखिए एक चीज़ समझ में आ रहा है, 6 को 4 जब मल्टीप्लाई करेंगे 24 में 52 जोड़ने पे कभी भी वैल्यू कम नहीं आएगी, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, प्लस और मल्टीप्लाई, प्लस और मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपको लिख देना है प्लस, यहाँ लिख देना मल्टीप्लाई। नंबर में भी चेंज किया गया 6 और 4 में, तो यहाँ सर 4 कर दीजिए, यहाँ 6 कर दीजिए, बाकी किसी को छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब इसको चेक करिए क्या आपका आंसर 52 आ रहा है, पहले मल्टीप्लाई पहले प्लस। आपका आंसर बॉड मास कहता है पहले मल्टीप्लाई, 24 में 8 जोड़ने पे 32 आएगा, लेकिन यहाँ तो भैया 52 दिया गया। चलिए तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई एंड प्लस, मल्टीप्लाई एंड प्लस के साथ साथ 8 और 4, 8 और 4, बाकी किसी को आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। ठीक है, चलिए पहले मल्टीप्लाई पहले प्लस, पहले मल्टीप्लाई, 8 6 48, 48 + 4 52। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये था सभी का। चलिए कंप्यूटर अगला क्वेश्चन 19 लगा दीजिए। ब्लड रिलेशन का देखिए क्वेश्चन आया है आपके सामने। अब इसको चाहे ओरल सॉल्व करिए, चाहे फैमिली ट्री बनाइए, जैसे मर्जी आप वैसे करिए। वैसे मैंने देखा हुआ है कि ऑल ओवर इंडिया जो स्टूडेंट्स हैं सारे ज़्यादातर लोग फैमिली चार्ट को फॉलो करते हैं और उसके साथ कुछ लोग ओरल भी इसको फॉलो करते हैं। तो आई जब फैमिली चार्ट के बिहाफ पे बताऊं, जैसे कुछ लोगों को ओरल नहीं बन पाता है उनसे रिलेशन, तो हम एक काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि यहाँ पे स्टेटमेंट को लिख के जो आपका फैमिली चार्ट था जिसमें मदर फादर को हमने ऊपर शो किया था, सन डॉटर नीचे शो किया था, भाई बहन को एक ही जनरेशन में शो किया था, बिल्कुल उसी बिहाफ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या करें बहन, अनिल सा मनीष ही रिकॉल। ठीक है, मनीष को देख के अनिल क्या कहता है, ठीक है, उसे याद आया तो अनिल कह रहा है, तो अनिल को आप लिख दीजिए यहाँ पे, है ना। अनिल को देख के अनिल क्या कह रहा है मनीष को देख के कि वह मेरी पत्नी, अनिल की पत्नी, है ना, अनिल की पत्नी इधर हो गई। अब अनिल की पत्नी हो गई तो इसका जेंडर कंफर्म हो गया कि उसका हस्बैंड हो गया। कह रहा है वह मेरी पत्नी के पिता, वह मेरी पत्नी के पिता, बोलिए, वह मेरी पत्नी के पिता का बेटा है। अब बताइए, वह मेरी पत्नी के पिता, इसका बेटा है तो जाहिर सी बात है कि इससे नीचे हो, क्योंकि ये तो इसकी बेटी हो चुकी है, तो यहाँ पे साइड में आप इसको बेटा बना दीजिए। और एक किसको देख के कह रहा है भैया, ये मनीष को देख के कह रहा है। बोलिए अब बताइए, अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों पर्सन इसी पर्सन से कनेक्टेड है, तो आपस दोनों क्या हो जाएंगे, भाई भाई, भाई बहन हो गए। अब क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ अनिल का सीधा संबंध मनीष से बन गया, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, मनीष का अनिल से क्या संबंध है, हाउ इज मनीष रिलेटेड टू अनिल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन ये होती है कि क्वेश्चन में जो पहले लिखा है हमें मनीष के बारे में पता करना है कि मनीष को क्या कहा जाएगा वाया अनिल, अनिल मनीष को क्या कहेगा, बस हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो बताइए अनिल मनीष को क्या कहेगा, अनिल कहेगा ये सर मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है, तो मेरा कौन हुआ, बोलिए साला हुआ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रदर इन लॉ। देखिए अब साले को देख के भूल गया, कह रहा है कि अब इसको क्या कहेंगे, तो याद कर रहा है कि मेरी पत्नी के पिता का बेटा है। ठीक है, तो सीधा नहीं बोल पा रहा तो ऐसे बोल रहा है, क्या फर्क पड़ता है भैया। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर ए। यही था सभी का। चलिए कंप्लीट अगला क्वेश्चन
अच्छा, मुझसे कह रहा है भैया कि सीरीज का अगला वर्ड क्या होगा, और यहां पे क्या क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है सर मरकरी, मर्क्यूरी के बाद लिखा हुआ है वीनस, वीनस के बाद लिखा हुआ है अर्थ, और नेक्स्ट आपको पता करना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपको पता करना है। सबसे पहले आप ये बताइए कि इससे क्या चीज़ आपको समझ में आ रही है। सर ये सारे के सारे चीज़ें कनेक्टेड है किससे? बोलिए, याद आया? सर ये सारी कनेक्टेड चीज़ें सूर्य से जो जितनी दूरी पर है उसका एक ऑर्डर है। ठीक है, सूर्य से जो चीज जितनी दूरी पर है उसी भी यहाँ पे बना हुआ है। तो सूर्य के सबसे पास कौन है? मर्क्यूरी है, उससे थोड़ा दूर कौन है? वीनस है, उससे थोड़ा दूर कौन है? अर्थ है, और उससे थोड़ा दूर कौन है? बोलिए, जो सीक्वेंस है मंगल। इसका मतलब कि 20 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जीके भी आ गई। कौन कहता है रीजनिंग सिर्फ रीजनिंग है? रीजनिंग एक मिक्सचर है सारे के सारे सब्जेक्ट्स का। इसमें ज्योग्राफी भी आ जाएगी, कभी हिस्ट्री भी आ जाएगी, कभी वोकैब आ जाती है, कभी इंग्लिश आ जाती है, कभी मैथ्स आ जाती है। मैथ्स तो आ ही रही। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। 21 लीजिए भैया। 21 में हमें इनका एक ऑर्डर बनाना है, और ऑर्डर ये अल्फाबेट के हिसाब से नहीं इसको सजाना है, इनका एक लॉजिकल ऑर्डर बनाना है। और इसका लॉजिकल ऑर्डर कैसे बोला गया देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है पहले नी लिखा हुआ है, नी के बाद क्या लिखा है? हील है, हील के बाद एंकल लिखा हुआ है, फिर उसके बाद थाई लिखा हुआ है, और थाई के बाद काफ लिखा हुआ है, पिंडली लिखा हुआ है। तो इसको हम टॉप टू बॉटम भी सॉल्व कर सकते हैं, बॉटम टॉप भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम देखिए टॉप टू बॉटम चले तो सबसे पहले कौन आएगा सर? सबसे पहले आएगा थाई। बोलिए, किसी ऑप्शन में थाई लिखा हुआ है? 4 देखिए, 4 से शुरुआत है। हाँ सर, ऑप्शन नंबर सी में है। अब उसके हिसाब से देखते जाइए उसके भी यहाँ पे क्या लिखा गया। थाई के जस्ट बाद वहाँ पे क्या लिखा है देखिए, थाई के जस्ट बाद वहाँ पे लिखा हुआ है 5 का मतलब क्या है? काफ। थाई के जस्ट नीचे काफ तो मतलब पिंडली तो आती नहीं। इसका मतलब कि शायद इसका ऑर्डर टॉप टू बॉटम नहीं बना हुआ, बॉटम टू टॉप बना है। और बॉटम टॉप अगर चले तो इसका मतलब कि थाई होना चाहिए सबसे लास्ट पे, मतलब 4 नंबर होना चाहिए लास्ट पे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। चेक करिए, तो इसका मतलब या तो इसका आंसर बी होगा, क्योंकि देखिए लास्ट में दोनों में 4 लिखा हुआ है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? अब इसका पहले नीचे से पहले टॉप बॉटम टॉप का पहले एक ऑर्डर डिसाइड कर लिया। अगर बॉटम टू टॉप चलें तो सबसे पहले क्या आएगा बताइए? पहले नी आएगा, पहले एडी या फिर एंकल या फिर थाई या फिर पिंडी? सबसे पहले आपका आंसर सबसे पहले हील आएगा। अगर हम बॉटम टॉप चलते हैं तो इसका मतलब शुरुआत होगी क्वेश्चन की 2 से। बोलिए, और 2 से शुरुआत होगी तो देखिए भैया बी में भी है डी में भी क्वेश्चन खेल रहा है हमारे साथ। और देखिए 2 के बाद दोनों में क्या लिखा हुआ है? बी डी में दोनों में 3 लिखा हुआ है। सर 2 के बाद दोनों में 3 लिखा हुआ है, इसका इन दोनों में तो कोई पंगा है नहीं, है ना। 2 के बाद 3 लिखा, इसका मतलब कि एडी, एडी के बाद क्या है? एंकल हो गया। ठीक है, टखने हो गए। फिर उसका क्या लिखा हुआ है? देखिए अगली प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? बी और डी में 1 और 5 है। अब इसी से क्लियर हो जाएगा कि कहानी इसकी क्या है। बोलिए, 2 के बाद 3 है और 3 के बाद क्या लिखा? 5, फिर पिंडली है। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलिए, यही तो सभी का। चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अच्छा, मुझे पता करना है इसमें से कौन सा नेक्स्ट प्लेस पे आएगा। ठीक है, तो आइए भैया देखते हैं। 7 लिखा है, 7 के बाद 14 लिखा है, 14 के बाद 33 लिखा है, फिर उसके बाद 70 लिखा है, 70 के बाद 131 लिखा हुआ है, और फिर उसका नेक्स्ट प्लेस पे आपको पता करना है क्या होगा। ठीक है, तो आइए जा समझते हैं। 7 से 14 हो गया, तो 7 से 14 सर ये तो डबल हो रहा है, लेकिन आगे डबल नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि मल्टीप्लाई की सीरीज नहीं है। और मैंने कहा था कुछ भी ना समझ में आया तो उसका डिफरेंस निकाल लीजिए। यहाँ डिफरेंस कितने का? 7 का हो गया, है ना। अब यहाँ देखिए डिफरेंस कितने का है सर? 14 14 28 और 5 33। सर 7 के बाद यहाँ पे 19 का डिफरेंस आ गया। बोलिए, फिर यहाँ देखें तो 7 3 10 हो गया, 3 और 4 3 7 हो गया। बोलिए, है ना, 37 का डिफरेंस आ गया। फिर यहाँ देखें यहाँ कितने का है सर? 1 और 61 का डिफरेंस। तो अगला जो भी डिफरेंस आएगा उसकी कहानी बन जाएगी। तो इसमें अगर दोबारा से हम डिफरेंस देखें, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो 7 और 19 दोनों का डिफरेंस कितने का होगा सर? 12 का डिफरेंस, है ना। 1937, 9 8 17, 1 28 का डिफरेंस। बोलिए, 12 7 19, 9 8 17 से यहाँ से लाए 1 18 का, सॉरी 28 नहीं 18 का। फिर यहाँ पे देखें डिफरेंस सर, 7 और 4 11, 3 1 4 2 6। अब जरा समझिएगा ध्यान से। अब इससे क्लियर हो रहा है जब डिफरेंस का भी डिफरेंस हमने जब निकाला तो 12 6 18, 18 6 24, 24 और 6 30। सर अगला जो डिफरेंस होगा वो 30 के साथ आगे बढ़ेगा। 61 में जब 30 को ऐड करेंगे तो यहाँ जाएगा 1 और यहाँ जाएगा 91। ठीक है, 91 है। अब इसमें इसको ऐड कर दीजिए सर। 2 आ गया, 9 3 12 के 2 हासिल 1 आ गया,
222। देखिए 222 है क्या किसी ऑप्शन में? बिल्कुल है सर। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए कंप्लीट कीजिए अगला क्वेश्चन, अगला लगा दीजिए 23rd। अच्छा, इसमें ये है मैट्रिक्स का क्वेश्चन, और ये आप देख रहे हैं कि आजकल लगभग हर पेपर में ये पूछा ही पूछा जा रहा है। एक चीज़ और ध्यान रखिए भाई, ये जो पेपर चल रहा है ये लगभग सारे कंपटीशन एग्जाम, जो भी वनडे एग्जाम्स आपके चल रहे हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। जो भी आपके और भी दोस्त बंधु भाई हैं जो किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वनडे कंपटीशन की, उनको भी ये वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी आसानी से आपके साथ बैठ के अपनी स्पीड को चेक कर पाएँ। ठीक है भैया, परोपकार करते रहना चाहिए। आपका नहीं हो रहा तो किसी का तो सिलेक्शन हो, है नहीं? नहीं भैया, आपका भी होना चाहिए, ऐसा काहे बोले। ठीक है, सबका सिलेक्शन होगा, लेकिन तभी होगा जब इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ला पाएंगे तभी। ठीक है, चलिए जरा समझते हैं 646 को ऐसा क्या करेंगे 18 आ जाए। कुछ लोग आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया भाई, उनकी स्पीड का तो मैं कायल हो चुका हूं, जो मेरे क्वेश्चन लिखते लिखते आंसर पोस्ट कर देते हैं। 5-6 लोग ऐसे हैं जिनका नाम एकदम जुबान पे रट गया है कि जैसे ही क्वेश्चन में लिखना शुरू करता हूं या क्वेश्चन आता है उनका आंसर आता है। ऐसी स्पीड सबके पास होनी बहुत जरूरी है, और एक दिन आ जाएगी। ऐसा नहीं कि उनको मैं पर्सनली ट्यूट कर रहा हूँ या फिर आपको ट्यूट नहीं कर रहा, मैं सबके साथ बिल्कुल ऐसा ही हूँ। तो इसका मतलब आपके पास सिर्फ अभी एक चीज कमी आ रही है, किसकी? प्रैक्टिस की, और उसी को करते रहेंगे तभी जाके कहानी आपकी अच्छे से अच्छी बन पाएगी, और इस साल ही आप गुड न्यूज दे देंगे। गुड न्यूज किसकी? सिलेक्शन वाली भाई। ठीक है, चलिए आइए देखिए, कह रहा 646 को ऐसा क्या करिए कि 18 आ जाए। सर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 6 4 जा 24, 24 में 6 माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। बिल्कुल सेम फंडा। सर 7 6 जा 42, 42 में से 7 माइनस कर दिया, 35 आ गया। 9 3 जा बोलिए 27, 27 में से 9 माइनस कर दीजिए। सर 18 है क्या किसी ऑप्शन? बिल्कुल है सर। 23 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोलिए भाई सही है। चलिए कंप्लीट कीजिए अगला क्वेश्चन, 24 लगा दीजिए। हाँ, आजकल ऐसे क्वेश्चंस तो आ रहे हैं सर, इसमें थोड़ी सी मैथ्स थोड़ी सी रीजनिंग। चलो देखते हैं भाई क्या कहानी कह रही है। रीजनिंग के अंदर मैथ्स का एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं एवरेज वाला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, ए और बी की जो एवरेज एज है, ए और बी की जो एवरेज एज है वो कितनी बता दी गई भैया? वो दे दी गई सर 18, है ना। फिर मुझसे ये कह रहा है कि 3 साल बाद उनके साथ जब सी आ जाता है तो इन तीनों की जो एवरेज एज है वो दे दी गई कितनी? 22। तो मुझसे कह रहा है बताइए भैया सी की एज क्या होगी। तो करना क्या है, सबसे पहले सबकी टोटल एज निकाल लीजिए। ए और बी 2 पर्सन है, अगर इनकी टोटल एज निकालनी है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल कितना हो गया? 36 हो गया, है ना। अब मुझसे कह रहा है 3 साल बाद, अब बताइए कि ए और बी दोनों की आज की एज 36 साल है, और अगर 3 साल बाद अगर बोले तो उसके इसमें 3 साल इसमें जोड़ दीजिए, 3 साल इसमें जोड़ दीजिए। इसका मतलब कि 3 साल के बाद ए और बी की जो टोटल एज होगी वो हो जाएगी कितनी? 42 साल। ये तो कंफर्म हो गया। अब कह रहा है ए बी और सी इन तीनों की एवरेज एज कितनी है? बोलिए 22 है। तो इनके अगर टोटल एज निकाले तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप कहेंगे सर 66 साल हो गया ए बी और सी तीनों की एज। ए और बी की एज 3 साल बाद, मतलब इस एज पे ही दोनों का डेटा बिल्कुल सेम हो गया, वो कितने साल हो गया? 42 साल। तो मुझसे कह रहा है सी की एज कितनी होगी? तो कुछ मत करिए, 66। ए बी सी की जो टोटल एज है उसमें से ए और बी की जो टोटल एज है वो माइनस कर दीजिए। ठीक है, हो गया सर 4 2 6 हो गया, 4 2 6 24 साल, है ना। 24 साल देखिए है क्या किसी ऑप्शन में? इसका मतलब 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे बेसिक तरीके समझा रहा हूँ, हो सकता है मैथ्स वाले सर आपको और अच्छा कोई शॉर्टकट दिए होंगे, उससे भी आपका आंसर निकल सकता है, बट बेसिक तरीका जो है वो मेरे पास है, और वो चीज़ उस तरीके से मैंने आपको इसका सोल्यूशन दे दिया। चलिए कंप्लीट अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट देखते हैं, पेपर फोल्डिंग। और ये क्वेश्चन तो गलत कभी नहीं होता है, देखते हैं आज क्या होता है इसका आंसर। जल्दी बताइए भाई इसका आंसर, आज का लास्ट क्वेश्चन है। और इस बार देखिए जो अभी तक नहीं आंसर बता पाए हैं वो लोग बताइए इस बार आंसर, सभी लोग आंसर कीजिए। लाइव मुझे काफी सारे लोग दिख रहे हैं, वॉचिंग काफी लोग दिख रहे हैं, लेकिन आंसर सिर्फ आते हैं सिर्फ 10-15 लोगों के। ऐसा क्यों है मुझे रीजन नहीं पता, लेकिन इस चीज को वैनिश करिए और अपने आंसर्स को कोड करिए भाई। जितना ज्यादा आप जुड़ेंगे हमसे उतना ही आपको पता चल पाएगा कि हाँ मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, जो यहाँ पे मॉक टेस्ट चल रहा है वो आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं। तो चलिए भाई जरा इसका आंसर देखते हैं। पहले देखिए पेपर था आपका, उस पेपर को पहले क्या किया गया? पहले वर्टिकली फोल्ड किया गया, वर्टिकली के बाद फिर उसको सर बॉटम टॉप फोल्ड किया गया, ठीक है। और पेपर आपका जब हाफ बचा तो यहाँ पे इस तरीके से 3 सर्किल यहाँ पे बने हुए थे, ठीक है। तो पहले आपको क्या बताया गया था कि जिस ऑर्डर से पेपर आपका फोल्ड होता है उसके रिवर्स ऑर्डर से पेपर अनफोल्ड होगा। तो पहले जब ये वाला पोर्शन नीचे वाला ओपन होगा तो इसको हम बोलते हैं वाटर इमेज। तो वाटर इमेज में कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको दिखेगा, ठीक है। और फिर जब हम लेफ्ट राइट ओपन करेंगे तो आपको इसको क्या बोलते हैं? मिरर इमेज। और मिरर इमेज में कुछ इस तरीके का फंडा आपको दिखेगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में बना हुआ है ऐसा।
सर मुझे ऐसा दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में ही, इसका मतलब कि इसका ऑप्शन भी हो जाएगा सी के, देखिए सी में ही सी ऑप्शन लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। और ये था भैया आज के 25 के 25 क्वेश्चन, 25 और 25 होता है आपका ओवर। और अभी तक जिन्होंने भी कमेंट नहीं किया है, जिन्होंने भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, ये आप इसको शेयर करते रहे अगर आपको अच्छा लगता है तो, कि हाँ नहीं वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही कुछ ऐसी जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। और कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक को दे सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका फीडबैक नहीं आएगा तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि हाँ ये क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, और अभी भी ऐसी क्या चीज़ है जो आप तक हम पहुंचा सकते हैं बट अभी तक नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, तो आप अपने फीडबैक को कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए और देखते हैं आपके उस फीडबैक का जो सोल्यूशन होगा एज पर माई कंसेप्ट उसको कितने लिप दे सकता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों मॉक टेस्ट नंबर 26 के साथ अगले लेक्चर में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू क्लास।